वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू वंस अगेन एंड आज के क्लास में हम लोग सर्कल जेई मेंस पीवाईक्यू 2024 का क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए तैयार हो जाइए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। गेट सेट रेडी। सो स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन विजिबल होगा, लेकिन एक मिनट है ना। सबसे पहले कुछ प्री रिक्विसाइट है। देखो सर्कल चैप्टर जो है पता नहीं आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। जो लोग पढ़े हैं उसमें भी कुछ टॉपिक छूटा रह गया था। तो अगर जो टॉपिक छूटा है उसका भी क्वेश्चन अगर यहाँ पे आएगा तो उसका हम आपको थ्योरी समझाएंगे, उसके बाद क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, तो उसके लिए वरी नहीं होना है, ध्यान से देखना है जो भी समझाएंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए। सो ये रहा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे, जो मेरे ख्याल से विजिबल होगा आपको। एवरीथिंग ओके? बताओ, स्क्रीन दिख रहा है, साउंड जा रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है कोई? ठीक है, चलो स्टार्ट करो। कितना आ रहा है? ठीक है। देखो 1,0, 0,0, 0,1, तो ये तुम्हारा हो गया 0,0, ओरिजिन हो गया ये। सो दिस इज 0,0, 1,0 इधर कहीं आएगा, और 0,1 जो है वो इधर कहीं आएगा। इन तीनों पॉइंट को मिला दो तो एक ट्रायंगल दिखेगा। ठीक है, यहाँ से लेके ये ट्रायंगल। अब ये दिख रहा है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका जो सरकम सेंटर होगा वो इस पॉइंट पे लाई करेगा। तो कहाँ लाई कर रहा है? 0, 1 मतलब हाफ, 1, 0 मतलब हाफ, है ना। ये हो गया इसका सरकम सेंटर। और इसी सरकम सेंटर पे आपको बनाना है एक सर्कल, है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करते हैं तो ये रहा ये सर्कल, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है ना कि जो सर्कल है वो ये तीनों पॉइंट से पास कर रहा है। अगर तीनों पॉइंट से पास कर रहा है मतलब इस बात का कंफर्मेशन हो गया कि ये पक्का सरकम सर्कल होगा। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके का एक सर्कल ड्रॉ कर लिए जो कि ऐसा दिखेगा। और अगर ऐसा दिखेगा तो इस सर्कल का हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं। सर्कल का इक्वेशन लिखने के लिए सर्कल का सेंटर पता होना चाहिए और सर्कल का रेडियस पता होना चाहिए। इसका रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ये वहाँ से यहाँ लेके यहाँ तक लेंथ कितना होगा नमन? रेडियस, रेडियस ठीक है। रेडियस कितना आ रहा है बताओ? 1 - 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4, 1/4, 1/2 आएगा ना रेडियस। सॉल्व नहीं किया था। देखो x माइनस हाफ का स्क्वायर, y माइनस हाफ का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर हो गया। अब x का जो वैल्यू है ना, x का वैल्यू यहाँ पे बोला है, ये चार डिस्टिंक्ट पॉइंट है जिसमें से ये वाला जो पॉइंट है इसमें से k निकालने के लिए बोला है। तो पहले सर्कल का इक्वेशन लिख लेते हैं जो बन रहा है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस 1/4। अच्छा आयुष, कितना आ रहा रेडियस? 1 - 1 - 1/2 का स्क्वायर मतलब ये हो गया तुम्हारा 1/2 का स्क्वायर और प्लस 1/2 का स्क्वायर। सो दिस इज़ 1/4 प्लस 1/4, 2/4 मतलब 1/2, और इसका रूट है ना, तो 1/√2 हो जाएगा। यही बोलना चाह रहा ना? यस। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 इसको 2 रख लेते हैं फिर, है ना। √2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 बन जाएगा। माइनस यहाँ से हो गया 2ab, मतलब यहाँ से बन जाएगा 2x, मतलब यहाँ से 2 कैंसिल भी हो गया तो सिर्फ x बचेगा। और प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/4 और -2, है ना, जो कि बचेगा सिर्फ y, और इज इक्वल टू 1/2 हो गया। फाइनल इक्वेशन कोई लिखा है? कोई नहीं लिखा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई, 1/4 1/4 1/2, और ये 1/2 कैंसिल हो गया, 0 आ गया। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब इस सर्कल का जो इक्वेशन आया है इसमें आपको x और y का जो वैल्यू है वो 3k और 2k रखना है। तो x का वैल्यू अगर 2k रखेंगे तो ये बन जाएगा 4k स्क्वायर, और उसके बाद यहाँ हो जाएगा 9k स्क्वायर माइनस
ये हो गया 2k माइनस 3k इज इक्वल टू 0। 4k² 9k² 9 4 13 13k² माइनस 2k और 3k मतलब 5k इज इक्वल टू हो गया 0। तो यहाँ से k कॉमन निकलेगा, 13k माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो k का वैल्यू एक 0 आ जाएगा और एक 5/13 आ जाएगा। k का वैल्यू 0 नहीं पुट करेंगे हम लोग, क्योंकि 0 पुट करेंगे तो ये भी 0,0 बन जाएगा, तो 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट नहीं हो पाएगा फिर, है ना, सब फिर 2 पॉइंट सेम हो जाएगा। इसलिए k का वैल्यू 5/13। इसको या तो ऐसे लिख लो, या फिर एक और तरीका है सर्कल का इक्वेशन लिखने का, क्योंकि आपको पता है अगर सर्कल ओरिजिन से पास करता है तो उसमें c नहीं आता है, तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते थे x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c वाले फॉर्मूला से। और यहाँ पे सेंटर आपको पता है माइनस जी माइनस एफ से दिख रहा है, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया। हाँ अब बोलो नमन, क्या बोल रहा था तुम, फिर से बताओ हमको। बड़ा अच्छा काम किया तुम, एक ही लाइन में आंसर आ गया, क्या किया? अच्छा, तो डायमीटर का इक्वेशन लिखने के बाद तुम, अच्छा अच्छा, मतलब तुम ये बोलना चाह रहा है क्या, ये डायमीटर का एंड पॉइंट पता चल गया तो x-x1 और x-x2 वाले इक्वेशन से लिख लिए डायमेट्रिक फॉर्म में, और उसके बाद x और y की जगह पे 2k और 3k बैठा दिया। चलो सही है, वो भी एक मेथड है। चलो बनाओ इसको। लेट अ वेरिएबल लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल x² प्लस y² माइनस 16x माइनस 4y इज इक्वल टू 0 meet the positive coordinate axis at the point A and B, then the minimum value of OA plus OB। सोचो एक बार, देखो हो रहा है। वेरिएबल लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल, देखो कोई एक लाइन है जो इस सर्कल के सेंटर से पास कर रहा है, तो सर्कल का सेंटर पहले लिख लो। सर्कल का सेंटर हो जाएगा माइनस जी माइनस एफ, मतलब यहाँ 8 और यहाँ हो जाएगा 2। ये हो गया सर्कल का सेंटर, ठीक है। सर्कल के सेंटर से एक लाइन पास कर रहा है और ये भी बोल रहा है कि वो मीट द पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब अगर हम लोग थोड़ा सा इसका फोटो अगर सोचें रफली तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये एक लाइन ऐसे बना लो, और ये जो लाइन है ये सर्कल के सेंटर से पास कर रहा है, जो कि सेंटर आया है 8,2, ठीक है। मीट द पॉजिट, हाँ, मीट द पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए एंड बी। बड़ा जल्दी जल्दी बना ले रहा है तुम अभी, एग्जाम में क्या करता है। हाँ, मीट द पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए एंड बी, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ ओ ए प्लस ओ बी। यहाँ से लेके ओ ए ये वाला वैल्यू, और ये रहा पॉइंट बी ओ बी, ये ओ ए प्लस ओ बी को ना मिनिमम करना है। अब ये मिनिमम कैसे होगा, उसके लिए आपको सबसे पहले सबसे पहले यहाँ पे ये देखो कि अगर सर्कल इस पॉइंट से पास कर रहा है 8,2 से, तो हम लोग इस सर्कल का इक्वेशन लिख सकते हैं, बट वो अलग बात है। दिक्कत ये है कि हम लोग के पास इस सर्कल का स्लोप ही नहीं पता है, तो कोई नहीं, सर्कल की जो स्लोप है ना इसको m लिख लो। तो इस लाइन का जो इक्वेशन होगा ये हो जाएगा y-2/x-8, ठीक है, इज इक्वल टू m। तो यहाँ से y-2 इज इक्वल टू हो जाएगा m टाइम्स x-8। हाँ बोलो। अच्छा इसको बोल रहा है ना, हाँ ठीक है, लगा सकते हैं खुद। हाँ ठीक है, एकदम सही सोचा है, ओ सही, एकदम परफेक्ट तरीके से सोचा है। और अभी जो हम कर रहे हैं एक बार इसे भी देख लो कि क्या हो रहा है इसमें, देखो
y माइनस टू बाई एक्स माइनस एट इज इक्वल टू एम हो गया, y माइनस टू इज इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एट हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, सुनो, करना ये है कि इस लाइन का, ये लाइन अगर कह रहा है कि एक्स एक्सिस को ए पे कट कर रहा है, तो जहाँ कट कर रहा होगा वहाँ वाई का वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो वाई अगर जीरो पुट करेंगे तो हम लोग का यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स इंटरसेप्ट का लेंथ निकल जाएगा। तो वाई जीरो करेंगे तो ये वाई इज इक्वल टू जीरो करने से ये मिलेगा हम लोग को माइनस टू इज इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एट। तो यहाँ से अपने पास वैल्यू आ जाएगा, एक्स का वैल्यू आ जाएगा माइनस टू बाई एम और प्लस एट बन जाएगा। ये जो आया है ये एक्स इंटरसेप्ट हो गया, जिसको हम लोग कह सकते हैं ओ ए का वैल्यू आ गया यहाँ से यहाँ तक। अब ओ बी पे आ जाओ। हाँ। हम्म हम्म। ओ किसका, ओ ए का लेंथ निकालेगा कैसे, सर्कल के इक्वेशन से? न- उससे कैसे निकालेगा भाई वो तो, अगर मान लो तुम सर्कल के इक्वेशन में एक्स इंटरसेप्ट बोल रहा है, मतलब तुम वहाँ वाई का वैल्यू क्या जीरो पुट करना चाहता है? ठीक है, लेकिन ये तो तब होता ना जब, अगर मान लो सर्कल यहाँ पे अपने पास जो है, अगर वो सरकम सर्कल होता तब ना। ऐसा कहीं क्वेश्चन में बोला है कि सरकम सर्कल है, ये कुछ सर्कल तो ऐसा भी हो सकता है, तो क्या करेगा? लो, ये भी तो सर्कल हो सकता है, सर्कल के सेंटर से पास कर रहा है, बस इतना ही बोला वो। हम्म। ठीक है, अब ये आया एक्स का वैल्यू। अब यहाँ से लेके यहाँ तक वाई इंटरसेप्ट पे आ जाओ। वाई इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे, इसी इक्वेशन में जो लाइन का आया था उसमें हम लोग यहाँ पे एक्स का वैल्यू जीरो बैठाएंगे। अगर एक्स जीरो हो जाएगा तो y माइनस टू इज इक्वल टू हो गया m टाइम्स माइनस एट, मतलब यहाँ से y का वैल्यू हो जाएगा माइनस एट एम और प्लस टू। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ओ बी, है ना, ये ओ बी आ गया, मतलब y इंटरसेप्ट का लेंथ पता चल गया। अब आपसे बोला है ओ ए प्लस ओ बी, मतलब ओ ए प्लस ओ बी को मिनिमम करना है। ओ ए प्लस ओ बी को मिनिमम करने का मतलब हो गया कि हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो, ओ ए प्लस ओ बी, इसका वैल्यू होगा, ओ ए मतलब हो गया माइनस टू बाई एम प्लस एट और ओ बी का मतलब हो गया माइनस एट एम प्लस टू। ठीक है, और उसके बाद इसी को एक काम कर लेते हैं, जो ओ ए प्लस ओ बी आया है इसको एक फंक्शन मान लेते हैं जो एम के रेस्पेक्ट में चल रहा है। तो एफ ऑफ एम का वैल्यू हो जाएगा माइनस टू बाई एम और माइनस एट एम और आठ दो दस। अब मैक्सिमा मिनिमा करने के लिए हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो एफ डैश एम कर दो, है ना, एम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस टू बाई एम हो जाएगा माइनस टू बाई एम स्क्वायर, मतलब, है ना, ऐसा बनेगा ये। और यहाँ एक टू भी आएगा तो माइनस फोर बन जाएगा ना। दिस इज माइनस फोर बाई एम स्क्वायर। सही लिख रहे हैं, एम की पावर माइनस वन, नहीं 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 नहीं, है ना, करेक्ट है। यहाँ हो जाएगा सिर्फ टू बाई एम का स्क्वायर। तो ये हो गया टू बाई एम का स्क्वायर माइनस एट एम का, मतलब माइनस एट, टेन का डिफ्रेंसिएशन जीरो हो गया। अब आपको पता है कि एफ डैश एम का वैल्यू हम लोग जीरो के बराबर करते हैं। इसका मतलब टू बाई एम का स्क्वायर माइनस एट इज इक्वल टू हो गया जीरो, मतलब टू बाई एम स्क्वायर इज इक्वल टू एट हो जाएगा, एम स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा वन बाई फोर, मतलब एम का जो वैल्यू है वो प्लस माइनस वन बाई टू आ गया। अब हम लोग को ये पता करना पड़ेगा कि कौन से वैल्यू पे मैक्सिमा है और कौन से वैल्यू पे मिनिमा है। ठीक है, अब ये पता कैसे करेंगे, इसके लिए हम लोग एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं फंक्शन को। अगर एक वैल्यू आता है तब तो कंफर्म हो जाता मिनिमा है, लेकिन दो दो वैल्यू आ गया है तो काम तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा। सो एफ डैश डबल डैश अगर एम कर लें तो ये हो जाएगा माइनस फोर बाई एम का क्यूब, और एट का डिफ्रेंसिएशन जीरो हो गया। अगर हम लोग यहाँ पे माइनस वाला वैल्यू रखेंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, और पॉजिटिव पे ही मिनिमा होता है। इसका मतलब एक्स का वैल्यू, एम का वैल्यू, है ना, एम इज इक्वल टू, अगर हम लोग यहाँ पे माइनस वन बाई टू रखते हैं तो माइनस वन बाई टू पे ये वैल्यू पॉजिटिव मिल जाएगा। एफ डबल डैश एम का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। इसका मतलब एफ इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू जो दिख रहा है ये हो जाएगा तुम्हारा मिनिमा। ठीक है, ये बन जाएगा मिनिमा, और हम लोग को मिनिमा ही करना है। तो अब आपको एफ इज एम इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू फंक्शन में पुट कर देना चाहिए, एफ ऑफ एम में। तो एफ ऑफ एम का मतलब एम का वैल्यू तो माइनस वन बाई टू कन्फर्म हो गया। अब निकालना क्या था हम लोग को, निकालना ये था द मिनिमम वैल्यू ऑफ ओ ए प्लस ओ बी। तो m इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू पुट करो तो वही तुम्हारा हो जाएगा ओ ए प्लस ओ बी का वैल्यू। निकालो कितना आ रहा है, f ऑफ माइनस वन बाई टू, मतलब हो गया माइनस टू बाई माइनस वन ऊपर टू प्लस एट
-8 × -1/2 है ना, ये कट गया, ये हो गया 4 + 8, 2 4 8 +4 +2, 4 2 6, 6 4 10, 18 है ऑप्शन में 18। ऑप्शन में 18 तो है। ठीक है, नमन समझा बात? बी। तो 20 तो नहीं है, 20 तो बताया था ना आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट बनाओ। प्रिंस बना रहा है तुम? प्रिंस। बनेगा? ऐसा क्वेश्चन क्लास में डिस्कस किए हैं? बताओ। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स वाई का वैल्यू बताओ हमको कोई। 3 2 x3 y2। If one of the diameter of the circle x square plus y square minus 10x plus 4y plus 13 is equal to 0. If one of the diameter of the circle, this one, is a chord of another circle. अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कुछ, ये सीन क्रिएट हो रहा है सर्कल में। देखो ये एक सर्कल, इस सर्कल का जो डायमीटर है, ठीक है, इस सर्कल का जो डायमीटर है, ये डायमीटर, ये डायमीटर किसी दूसरे सर्कल का कॉर्ड बन रहा है। दूसरे सर्कल का अगर कॉर्ड बन रहा है तो हम लोग वो वाला सर्कल भी बना लेते हैं यहाँ पे। देखो ये ऐसा है, ये वाला सीन क्रिएट हो रहा है। देखो इतना बढ़िया डायग्राम बन गया इसमें, परफेक्ट एकदम। अब बोला है इफ वन ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 4y प्लस 13 इज इक्वल टू 0 इज अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल सी, मतलब ये वाला सर्कल सी है, हुज सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। इस सर्कल का, रेड वाले सर्कल का जो सेंटर है वो इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है, मतलब 3,2 है ये। ठीक है, इस येलो वाले सर्कल का सेंटर भी हम लोग को पता चल सकता है, सर्कल के इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पे। बताओ कितना आ रहा है सर्कल का सेंटर अगर मिल जाए तो? 5,-2। हाँ ठीक है, ये जो पॉइंट हो गया ये हो जाएगा 5,-2 इस सर्कल का सेंटर। ठीक है, इस सर्कल का रेडियस भी पता चल जाएगा। इस सर्कल का रेडियस कितना हो रहा है बताओ शुभम? कैसे निकालेंगे रेडियस? रेडियस हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 13 इसका रूट। सो आर इज इक्वल टू हो गया 25 प्लस 4 माइनस 13, 29 माइनस 13, 29 माइनस 13, तो ये हो जाएगा 6 और 2 माइनस 1, 16, मतलब यहाँ हो गया 4। 4 आ रहा है क्या रेडियस यहाँ से? इसका रेडियस मिल गया 4। ठीक है,
ये वाला डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना बन रहा है, तो इसके लिए लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला। सो अप्लाई डिस्टेंस फार्मूला और वो डिस्टेंस पता करो कितना आ रहा है। ठीक है, तो इसका नाम यहाँ पे, इसका नाम रख लेते हैं ओ, इसका नाम रख लेते हैं पी। सो ओ पी का जो वैल्यू हो जाएगा 3 माइनस 5 माइनस 2 मतलब 4, और प्लस दो 4, 4 का स्क्वायर 16, इसका रूट। ओ पी इज इक्वल टू 16 4 20, मतलब रूट अंडर ये हो जाएगा 20। सो दिस इज रूट अंडर 20। अब निकालना क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल सी, मतलब जो रेड वाला सर्कल दिख रहा है ना उसका रेडियस पता करना है, मतलब ये वाला रेडियस पता करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ये रेडियस पता चल जाएगा। तो रेडियस बन जाएगा इसका 4 का स्क्वायर प्लस रूट अंडर 20 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू कैपिटल आर, आर का स्क्वायर। सो रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 20। ठीक है, 16 प्लस 20 मतलब हो गया 36। सो दिस इज 36, आर इज इक्वल टू मिल गया 6। ठीक है, सानवी समझ रही है, बना ली थी। हर्षिता बना रही है तुम? सभी लोगों को मन नहीं लग रहा पढ़ने में, अब बहुत पढ़ाई हो गया। चलो बनाओ इसको। इक्वेशन ऑफ टू डायमीटर ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ टू डायमीटर ऑफ सर्कल आर गिवन। ठीक है, बनाइए बनाइए। इसको सॉल्व करके x बताओ, पहले y बताओ। x1 y-1 आया। अब बोल रहा है इक्वेशन ऑफ टू डायमीटर ऑफ सर्कल, ये और ये दो डायमीटर का इक्वेशन दिया हुआ है, तो इसका मतलब दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, ठीक है, द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस वन एंड इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट पी अल्फा कॉमा बीटा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो अपने पास यहाँ पर एक सर्कल है ना, ये सर्कल हो गया। इस सर्कल का जो सेंटर मिला, ये मिला अपने को 1, -1। ठीक है, ये रहा 1, -1। उसके बाद बोला है द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, मतलब ये सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब वो टेंजेंट है। इस बात से यही समझ में आ रहा है कि ये टेंजेंट का बात हो रहा है ऐसा। और ये टेंजेंट दो पॉइंट से पास कर रहा है, एक पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है -22/7 -4, और दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा है -1/7, 3। इस टेंजेंट का इक्वेशन लिख लें अगर हम लोग, तो ये क्या बोल रहा है, अल्फा और बीटा है कौन सा जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है इसको, ये वाला पॉइंट का नाम P है, विच इज़ अल्फा कॉमा बीटा। तो बताओ ये पॉइंट P कैसे फाइंड होगा, यहाँ पे किसी के दिमाग में कुछ स्टेप्स आया यहाँ पे कि क्या करने से ये वैल्यू निकल सकता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो डिस्टेंस निकलेगा ना, हमको तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालना है। पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर नहीं बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे, लेकिन उसके लिए हमारे पास ये लाइन का इक्वेशन होना चाहिए, तो इसके लिए लाइन का इक्वेशन लिखो 2 पॉइंट फॉर्म के हेल्प से। तो ये हो जाएगा y+4/x+22/7 इज इक्वल टू 3+4 7 अपॉन -1/7 +22/7,
21/7 ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ से ये बन जाएगा 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 7x प्लस 22 है ना, 7 7 कैंसिल हो गया। सो 3y माइनस 7x और 12 माइनस 22 माइनस 10 इज इक्वल टू हो गया 0। लो ये हो गया अपने पास लाइन का इक्वेशन पता चल गया। तो ये लाइन का इक्वेशन हो गया और ये पॉइंट हो गया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लेंगे हम लोग, तो अल्फा और बीटा पता चल जाएगा। फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला भी देख लो यहाँ पे, जिसको याद नहीं है, x माइनस एक्स वन बाई ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स, यहाँ लिखते हैं ए एक्स वन प्लस बी वाई वन और प्लस सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रिपीट कर रहे हैं, यहाँ रूट नहीं होता है, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर x1 का वैल्यू देखो 1 है और y1 का वैल्यू -1 है, तो यहाँ लिखेंगे x माइनस वन अपॉन a का वैल्यू देखो यहाँ पे -7 है ना, देखना गलत ना हो, इज इक्वल टू y और ये +1 हो जाएगा और y का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है, इज इक्वल टू माइनस ax1, मतलब -7 के साथ x1 है ना, x1 का वैल्यू कितना था, 1 था, तो -7 इंटू 1 मतलब -7 रह गया, प्लस बी वाई वन का मतलब हो गया 3 इंटू -1, तो -3 हो जाएगा यहाँ पे ये। सो दिस इज -3 और प्लस सी मतलब -10 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49। तो x माइनस वन बाई -7 इज इक्वल टू वाई प्लस 1/3 इज इक्वल टू माइनस, यहाँ से मिलेगा हम लोग को -7 -3 -10 और -20 और अपॉन 9 9 18 58। ऐसा आ रहा है क्या, थोड़ा ख़राब वैल्यू आ रहा है ना, देख। नहीं, इमेज में होता है ना, फुट में नहीं होता है। तो यहाँ से ये मिलेगा अपने पास प्लस है ना, प्लस 20/58, ये कैंसिल होगा है ना, और 10 बार और नीचे हो गया 2 2 4 2 9 18, मतलब ऊपर 10 हो गया और नीचे हो जाएगा 29 है ना, सही है। इतना आया। अब यहाँ से x का जो x माइनस वन इज इक्वल टू हो गया और 10/29 और इंटू 7 मतलब 70 हो गया ये, और +1 कर दो तो ये -1 यहाँ से हट जाएगा। तो यहाँ से x का जो वैल्यू मिला, x इज इक्वल टू -70 प्लस 29 और बाई 29 हो गया, तो x का जो वैल्यू आ जाएगा दिस इज -41/29। इसी तरीके से आप y निकालेंगे, तो y का वैल्यू भी हम यहाँ लिख दे रहे हैं, y का वैल्यू आ जाएगा y का वैल्यू अपने पास है, हाँ, y का वैल्यू आ जाएगा 1/29, ठीक है। x मिल गया, y मिल गया, मतलब अल्फा मिल गया, बीटा मिल गया। सो वी हैव अल्फा इज इक्वल टू -41/29 एंड द वैल्यू ऑफ बीटा इज 1/29। अल्फा और बीटा दोनों आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग को निकालने क्या बोला था, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 17 बीटा माइनस अल्फा, 17 बीटा माइनस अल्फा, तो 17 बीटा माइनस अल्फा 17 इंटू 1/29 माइनस अल्फा मतलब +41/29 हो जाएगा। तो 29 तो सेमी रह गया, 7 और 1 8, 4 1 5/29, ये हो गया 2। लो 2 आ गया आंसर। समझ में आया ना मन? बोलो, चलो बनाओ इसको। ये तो नहीं देखे क्वेश्चन, ये पता नहीं। देखो, कंसीडर टू सर्कल C1 है C2 है,
और अल्फ़ा का वैल्यू 5 से लेके 9 के बीच में बोला है। एंगल बिटवीन टू रेडियाई ड्रॉन फ्रॉम वन ऑफ द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ C1 एंड C2 बी साइन इनवर्स रूट अंडर 63/8। लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड ऑफ C1 एंड C2 इज बीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा स्क्वायर। है ना, क्वेश्चन बढ़िया है थोड़ा, है ना, समझने लायक क्वेश्चन है। देखो, कंसिडर टू सर्कल। इस सर्कल का इक्वेशन के हिसाब से पता चल रहा है कि सर्कल का जो सेंटर है वो ओरिजिन पे ही है। तो पहले एक काम कर लेते हैं, हम लोग कोऑर्डिनेट बना लेते हैं, थोड़ा डायग्राम ट्राई करेंगे सही सलामत बनाने का, ताकि एक आइडिया लग पाए कि फ़ोटो क्या जा रहा है इसका। देखो, सर्कल का जो सेंटर है, क्योंकि वो सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे है, तो हम लोग एक सर्कल ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया सर्कल जिसका रेडियस 5 यूनिट है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये वाला पॉइंट हो गया, ये हो गया 5,0। अब जो दूसरा सर्कल है इसका सेंटर अल्फ़ा कॉमा 0 पे होगा और रेडियस 4 होगा इसका, लेकिन अल्फ़ा का वैल्यू 5 और 9 के बीच में है, मतलब अल्फ़ा का वैल्यू 5 से बड़ा है ना। देखो, अल्फ़ा का वैल्यू 5 से बड़ा है और 9 से छोटा है। तो 5 से बड़ा और 9 से छोटा होने का मतलब ये है कि देखो, रेडियस इसका कितना है, 4 है ना, तो आप 9 से ऊपर नहीं बढ़ेंगे, 9 से आपको इधर ही रहना है। और रेडियस 4 है, इसका मतलब सर्कल जो है ना, हमको जहाँ तक दिख रहा है कि ये सर्कल कुछ ऐसा होना चाहिए। अल्फ़ा 5 से आगे कहीं होगा, है ना। तो हम एक काम कर लेते हैं, यहीं पे कहीं मार्क कर लेते हैं, दिस इज़ अल्फ़ा कॉमा 0। 5 से ज़्यादा है और 9 से आपको कम रहना है, इस बात का ध्यान रखना है। और सर्कल का जो दूसरा वाला सर्कल है इसका रेडियस 4 है। तो देखो, रेडियस अगर 4 है तो इसका मतलब ये है कि देखो, सर्कल जो बनाएंगे हम लोग, है ना, ये सर्कल ऐसा बना लेते हैं। देखो, ऐसे सेट कर लेते हैं। अगर इसका सेंटर यहाँ पे है तो देखो, रेडियस इसका 4 है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको 9 से आगे नहीं बढ़ना है। 9 यहाँ हम कहीं मार्क कर लेते हैं, ये सपोज करो 9 है, तो 9 से इधर नहीं जाना, 9 से पहले ही रहना है। अब ये मेरे पास ऐसा सर्कल रेडी हो रहा है ना। देखो, अल्फ़ा का जो वैल्यू है वो 5 से ज़्यादा था, तो हम लोग अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ मार्क किए हैं इस तरीके से। अब ये सर्कल अपने पास रेडी हो गया। अब आपको देखना है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे ना क्वेश्चन में एक लाइन यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ कॉमन कॉर्ड के बारे में डिस्कशन हो रहा है। तो क्योंकि इस कॉमन कॉर्ड के बारे में डिस्कशन हो रहा है, तो इससे ये समझ में आ रहा है कि सर्कल को थोड़ा सा और हम लोग को इसके अंदर यहाँ ले जाना चाहिए, ताकि कॉमन कॉर्ड को हम लोग लोकेट कर पाए बढ़िया से। तो ये अल्फ़ा कॉमा 0 को यहाँ मार्क कर लो, है ना, दिस इज़ अल्फ़ा कॉमा 0। ठीक है, और ये 9 रहेगा, ये हमारा बाउंड्री था, हम इससे बाहर नहीं जा सकते थे। ठीक है, अब ये अपना पास सर्कल जो है वो रेडी हो गया। इस वाले सर्कल का जो सेंटर है ये C1 है मान लो, और इस वाले सर्कल का जो सेंटर है वो C2 है ना। देखो, लिखा है, लेट द एंगल बिटवीन टू रेडियाई वन टू ईच सर्कल ड्रॉन फ्रॉम वन ऑफ द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ C1 एंड C2 बी साइन इनवर्स रूट अंडर 63/8। देखो, पहले जो हरा वाला सर्कल है इसका रेडियस कितना होगा। हरा वाला सर्कल का जो रेडियस हो रहा है ये हो रहा है 5। ठीक है, तो 5 यहाँ से यहाँ तक अपन मार्क कर लेते हैं ये। और उसके बाद जो ये दूसरा वाला जो सर्कल है इसका रेडियस है 4, तो 4 यहाँ पे हम लोग इसको मार्क कर लेते हैं। ठीक है, हालांकि सर्कल छोटा बड़ा हो गया, बट कोई नहीं, चलो। ये हो गया 4 और ये हो गया 5। और उसके बाद यहाँ पे एंगल, ये एंगल नहीं पता हमको, इसी एंगल के बारे में यहाँ डिस्कशन हो रहा है। देखो, एंगल बिटवीन टू रेडियाई, ये रेडियस और ये रेडियस, ड्रॉन फ्रॉम वन ऑफ द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ C1 एंड C2। देखो, C1 ये सर्कल, C2 ये सर्कल, दोनों इंटरसेक्शन यहाँ कर रहा है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, दो जगह इंटरसेक्शन कर रहा है। लेकिन वो बोल रहा है कि किसी एक ही पे तुम जा करके इस तरीके से रेडियस बनाओ, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है, एंगल बिटवीन टू रेडियाई, वो है तुम्हारा साइन इनवर्स रूट 63/8। तो हम एक काम कर लेते हैं, एक ट्रायंगल हम इधर साइड में बना लेते हैं कहीं पे, है ना। देखो, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दो, इधर कलम मत चलाओ, है ना। इसी सर्कल को हम यहाँ पे बाहर निकाल लिए और इसको अब यहाँ बनाते हैं। देखो, सर्कल के बारे में कुछ ऐसा नहीं बोला है कि सर्कल राइट एंगल ट्रायंगल, अगर राइट एंगल ट्रायंगल होता तो कुछ बुद्धि लग जाता आराम से। देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला लेंथ 5 है, ये लेंथ कितना है 4 है, और इस वाले एंगल को लिख लो थीटा। ठीक है, ये थीटा हो गया। तो अब यहाँ पे ये सोचना होगा आपको कि ये वैल्यू तो अभी नहीं पता चल पा रहा है, लेकिन एक बात और समझो, साइन इनवर्स रूट 63/8 दिया है इफ द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड ऑफ C1 एंड C2 इज बीटा। देखो, ये वाला लेंथ पहले अभी ना पता नहीं चल पा रहा है, अगर ये लेंथ पता चल जाता
तो काम कुछ हो जाता। अल्फ़ा क्या था देखो तो एक बार, अल्फ़ा अल्फ़ा यहाँ पर है ये, इसका मतलब हमको ये वाला पॉइंट चाहिए, अल्फ़ा कॉमा जीरो। अल्फ़ा पता चल जाएगा, उसके बाद अपना बीटा पता चल जाएगा, उसके बाद अल्फ़ा और बीटा का स्क्वायर कर लेंगे। बीटा क्या है, बीटा जो है ना लेंथ, इफ द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड ऑफ सर्कल C1 C2, C1 और C2 सर्कल का जो कॉमन कॉर्ड है ये वाला लेंथ, इसका लेंथ है बीटा, और ये तो अल्फ़ा यहाँ पे दिख ही रहा है। तो सोचो अब अल्फ़ा पहले फाइंड करने का बुद्धि लगाओ कि अल्फ़ा कैसे फाइंड हो सकता है। अगर मान लो हम आपको ये वाला लेंथ निकाल के दे दें, ये वाला, ये लेंथ निकाल के दे दें, तो जरा बताइए क्या आपसे अल्फ़ा निकल जाएगा? ये है तुम्हारा जीरो जीरो ओरिजिन। बताओ हम क्या बोले, समझ में आया? ये लेंथ अगर पता चल जाए तो बताओ ये वाला पॉइंट जीरो कॉमा जीरो है, ये वाला पॉइंट अल्फ़ा कॉमा जीरो है, तो कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा अगर आपको ये लेंथ मिल जाए तो? अरे बोलो, बोल रहा है सब कि सो गया? हाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, लेकिन अब ये निकलेगा कैसे, इसके लिए क्या करेंगे, देखो हम लोग के पास ये जो एंगल है साइन थीटा का वैल्यू है ना, साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है √63/8। तो साइन थीटा के हेल्प से हम लोग पहले कॉस थीटा फाइंड कर लेते हैं। तो साइन थीटा का वैल्यू होता है बेस बाय हाइपोटेनस, सॉरी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा √63/8। तो यहाँ से ये राइट एंगल ट्रायंगल, परपेंडिकुलर हो गया √63 और ये हो गया 8, तो ये हो जाएगा 1। इसका मतलब कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1/8। तो सोचो अगर कॉस थीटा का वैल्यू 1/8 मिल गया तो इससे क्या फ़ायदा होगा, बताइए कोई क्या फ़ायदा होगा इसका? फ़ायदा ये होगा, कोसाइन लॉ लगाएंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, A² + B² - C² बाई कितना होता था यहाँ पे, बताओ? कोसाइन फॉर्मूला याद है? कुछ याद नहीं, कुछ याद नहीं, हाँ 2AB। अब ये कोसाइन फार्मूला के हेल्प से हम लोग यहाँ से वो लेंथ पता कर सकते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे इसको इसको A लिख लो, और ये वाला वैल्यू B हो जाएगा और ये वाला वैल्यू C हो जाएगा, तो यहाँ से अपने पास C का वैल्यू पता चल जाएगा। कोस थीटा का वैल्यू 1/8 आ गया, A का वैल्यू 25 हो जाएगा, B² 16 हो गया, माइनस C का स्क्वायर रहने दो, 254, 5×4 20, 20×2 40, तो यहाँ पे लिख दो 40 है ना, दिस इज 40, 8 5 40 हो गया। सो यहाँ से 5 इज इक्वल टू 25 + 16 और माइनस सी का स्क्वायर, सो C² इज इक्वल टू हो गया 6 5 11, 2 3 4 और -5, तो C² का वैल्यू हो जाएगा 5 6 11 36, मतलब C का वैल्यू 6 आ गया। लो C लेंथ था तो 36 निकल गया, ये C का वैल्यू हो गया 6। अब यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू बताओ कितना आ रहा है, चलो बताओ जल्दी, अल्फ़ा कितना होगा? अरे अल्फ़ा तो 6 ही हो जाएगा ना, अगर ये वाला पॉइंट तुम्हारा 0,0 है तो फिर ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, 6,0 बन जाएगा, क्योंकि अब यहाँ से यहाँ तक लेंथ 6 निकल गया। तो फिर क्या डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है, डायरेक्टली हो गया 6,0। सो वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा विच इज़ 6,0। तो अल्फ़ा का वैल्यू जो हो गया वो हो गया 6। अब बीटा निकालना है, ठीक है? देखो बीटा इज़ कम्प्लीटली न्यू कॉन्सेप्ट फॉर यू, है ना, आपके लिए एकदम नया है ये बीटा निकालने के लिए। बीटा मतलब लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। बताओ किसी को पता है लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड कैसे निकालते हैं? देखो कैसे निकालेंगे, सुनो ध्यान से देखना, एक क्लास में भी डिस्कस नहीं किए हैं, और हाँ बोलो। हम्म। कैसे लगाएगा, कौन राइट एंगल ट्रायंगल थोड़ी है ये। हाँ हाँ हाँ, देखो यहाँ से ये वाला लेंथ 5 हो गया, और उसके बाद ये वाला लेंथ कहाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? अल्फ़ा का वैल्यू 6 हो गया, हाँ रेडियस 4 है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, बड़े सर्कल, हाँ बड़े सर्कल का रेडियस, हाँ बोलो। हम्म
ठीक है। ठीक है, हाँ ये भी कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा फॉर्मूला से निकालेगा? हाफ इंटू ए बी इंटू साइन थीटा। अच्छा, ठीक है। थीटा? अच्छा, हीरोन्स फॉर्मूला से भी निकाल सकता है फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल, उतना क्या करना। हाँ ठीक है। वो तो चलो एक 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 तरीका वो भी हो गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल सर हीरोन्स फॉर्मूला से निकाल लीजिए, और उसके बाद उसको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से इक्वल कर दीजिए, बेस पता है हाइट निकल जाएगा, तो हीरोन्स फॉर्मूला से वो भी काम हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका वो हो गया। शुभम, जो तुम तरीका बोला एक बार फिर से बोलना हमको। शुभम बोलो एक बार फिर से। ये बड़े वाले ट्रायंगल, बड़े वाले सर्कल में ये वैल्यू 4 हो गया। बोलो कहाँ गया लड़का? हाँ, ये वाला पॉइंट, ये 2 है। ये- यहाँ से लेके यहाँ तक 4 है। हाँ, ये 2 हो गया। ठीक है, आगे। ये वाला, हाँ ये कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक रेडियस 5 हो जाएगा। ठीक है, चलो, जो आयुष बोला वो भी तरीका सही है। अब हम एक तरीका और बता रहे हैं, उसका भी देखो, क्योंकि वो थोड़ा नया है लेकिन सीखना ज़रूरी है, क्योंकि अभी 2-3 सवाल उस पर और आगे मिलेगा। हम लोग एक चीज़ अभी नहीं सीखे हैं जो आप सीखिए अब। मान लो अगर एक सर्कल का इक्वेशन दिया है और दूसरे सर्कल का इक्वेशन दिया है, तो इन दोनों सर्कल के इक्वेशन के हेल्प से इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड निकालने का तरीका क्या होता है। तो देखो, जो सर्कल का इक्वेशन ये दिया है और ये सर्कल का इक्वेशन है, दोनों सर्कल के इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपको जो मिलेगा ना वो इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड निकल के आ जाता है। तो ये कैसे निकलेगा देखो, जैसे पहला वाला जो सर्कल था वो ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25, है ना, हम यहाँ पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 हो गया। और दूसरा इक्वेशन है सर्कल का एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। इसको ओपन करो, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा का स्क्वायर माइनस 2 एक्स अल्फा और प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2 एक्स अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 16 हो गया। और दूसरा इक्वेशन वहाँ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो जो अपने पास इक्वेशन आएगा निकल के, वो एक्चुअली इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड होता है। तो देखो, ये अगर सब्ट्रैक्शन करा जाए तो ये टर्म कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल। अल्फ़ा का वैल्यू, अच्छा अल्फ़ा निकल गया था ना, हाँ हाँ लिख लेते हैं। तो देखो यहाँ से -2 एक्स अल्फ़ा और प्लस ये अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 16 - 25 -9 हो गया। अल्फ़ा का वैल्यू हम लोग को पता है 6 है, तो ये हो गया -12 एक्स और प्लस यहाँ 36 इज इक्वल टू हो गया -9। सो -12 एक्स इज इक्वल टू -9 -36। तो ये -12 एक्स इज इक्वल टू हो गया 9 6 15 -45। एक्स का वैल्यू आ गया 45/12, है ना। ऐसा नहीं आना चाहिए था, थोड़ा देखो तो कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या। 45 यही, हाँ यही 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 है, 45/12 ऐसा ही है ना। एक्स का वैल्यू 45/12 आ गया। एक्स का वैल्यू 45/12 आने का मतलब, अब देखो ये जो आया है एक्स इज इक्वल टू 45/12, ये क्या है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड। और देखो ये एक्स इज इक्वल टू 45/12 ये रहा। ठीक है, ये x इज इक्वल टू 45/12, दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि ओरिजिन से इसका जो दूरी है वो 45/12 है। तो लो, अब ये तुम्हारा ये 45/12 लेंथ पता चल गया, तो तुमको ये वाला लेंथ अब पता चल जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। कैसे? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाओ यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ये O था, इसका नाम P रख लो और इसका नाम A रख लो। ठीक है, तो ए पी का स्क्वायर जो हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर माइनस 45/12 का स्क्वायर और इसका रूट। अच्छा, ये 3 से कैंसिल भी हो रहा है ना, तो ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू ये 25 हो जाएगा माइनस इसको पहले कैंसिल कर लो, तो 3, ये हो जाएगा 3 और 5 और 4, 15/4 मतलब 225/16 हो गया और इसका रूट हो जाएगा, मतलब ए पी स्क्वायर है ना।
तो ए पी का जो वैल्यू आएगा यहाँ से सॉल्व करने के बाद, मेरे पास वैल्यू रहता तो काम हो जाता, हाँ है, ये आएगा तुम्हारा 25 × 7/4, 25 × 7/4 ये मिलेगा। ये ए पी का वैल्यू हो गया। ठीक है, अब हम लोग से बोला है अल्फ, अच्छा ए पी का मतलब क्या हुआ, ए पी, अच्छा ये ए पी का मतलब ये हुआ है ना, ये इतना नहीं आएगा क्योंकि ए पी, ये जो कॉमन कॉर्ड है यहाँ से लेके यहाँ तक इसका डबल हो जाएगा ना, तो इसमें 2 मल्टीप्लाई करने के बाद, राइट, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 8 हो जाएगा, बस डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 8 हो गया। तो टोटल जो लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड निकल जाएगा वो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो बीटा का वैल्यू कितना हो गया 25 × 7/8 और 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो बीटा का वैल्यू हो जाएगा 25 × 7/4, मतलब 25 × 7, 7 5 35 और 7 2 14 71 75/4 बीटा का वैल्यू आ गया। अब बोला है अल्फ़ा इंटू बीटा का स्क्वायर, अल्फ़ा का वैल्यू कितना आया था 6 आया था, तो 6 और 175/4 इसका स्क्वायर, ये होगा आपका अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर का वैल्यू। अब ये 6 इंटू 175/4 करो और थोड़ा सा कैलकुलेटर का हेल्प लेके सॉल्व करो, इसको कितना आ रहा है 63 × 25 है ना, हम कर रहे हैं 63 × 25 1575 आएगा, ये 1575 है ऑप्शन में, क्या देखो तो, अच्छा इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, हाँ बोलो। ये आज का सवाल था, हाँ। इसमें जो सॉल्यूशन दिया है, हम्म। क्या बोलते हैं आपका इसमें, जो आंसर किया है उसको सॉल्यूशन दिया है, इसमें आपका सिर्फ सीधे ओ ए पी का एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके, हाँ, अल्फा इंटू बीटा बाई 2 करके उसको मिड पॉइंट कंसिडर कर दिया, बीटा बाई 2 क्यों लिया पता मिड पॉइंट किसको लिया, मिड पॉइंट कौन से पॉइंट को, नहीं, मतलब एक मिनट दिखा है। हाँ दिखाओ। अच्छा ठीक है, छोड़ो, सुनो रिकॉर्डिंग भी हो रही है ना, फिर बाकी बच्चों को फिर दिक्कत होगा, हमको भेज देना, हम देख लेंगे उसको। ठीक है, चलो इसको बनाओ। आंसर मिला लो एक बार, है ना, 1575 था आंसर, देखो तुम। हाँ हाँ वही वही। ठीक है, देखो ये कॉन्सेप्ट तुम लोग की क्लास में नहीं पढ़ाया है ना, समझा देते हैं, समझो ध्यान से पहले। 2 3 केसेस है, हम सारा केस एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, इस केस को पहले बता देते हैं। 2 सर्कल है, ये सर्कल और ये सर्कल, ये दोनों सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे। देखो ये इसका मतलब होता है, ये एक सर्कल हो गया और दूसरा सर्कल ये हो गया, ऐसा ये दोनों सर्कल एक दूसरे को एग्जैक्टली 2 अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसमें ना कंडीशन क्या लगाते हैं समझो, जैसे ये वाला C1 है पॉइंट, है ना, और ये वाला पॉइंट C2 है। अब ये ऐसे समझो, मान लो अगर ये यहाँ पे होता, बाहर में टच करता है इसको, है ना, इंटरसेक्ट नहीं करता, टच करता, और ये वाला पॉइंट C2 है, तो एक बात समझना कि यहाँ C1 से लेके ये वाला पॉइंट, ये रेडियस हो गया R1, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया R2, है ना। हम क्या बोल रहे हैं, ये R1 है और ये R2 है, इसका मतलब R1, है ना, इसका मतलब ये हुआ कि C1 से C2 का जो दूरी है ना, वो R1 प्लस कितना है R2 है। अगर C1 से C2 का डिस्टेंस R1 प्लस R2 के बराबर हो जाए, तो इससे ये समझ में आता है कि सर्कल एक दूसरे को टच कर रहा है। लेकिन अगर मान लो यही चीज़ अगर ऐसा हो जाता, आप खुद सोचिए कि अगर ये वाला सर्कल इसके अंदर अगर अच्छा पहले बताओ, अगर ऐसा हो जाता तो क्या होता, C1 C2 का डिस्टेंस R1 प्लस R2 से ज़्यादा हो जाता, और अगर वही सर्कल अगर इसके अंदर ऐसे इंटर कर जाता,
तो उस केस में C1 C2 का जो डिस्टेंस है वो R1 प्लस R2 से कम हो जाएगा, है ना। C1 C2 से डिस्टेंस R1 प्लस R2 से कम हो जाएगा, लेकिन कितना कम होगा, देखो ऐसा हो जाएगा इस केस में C1 C2 का डिस्टेंस R1 प्लस R2 से कम होगा और ग्रेटर हो जाएगा R1 माइनस R2 के मॉडुलस से, मतलब डिफरेंस से। डिफरेंस क्यों ले रहे हैं यहाँ पे, देखो देखो ये अगर सर्कल इंटर किया इसके अंदर, जब ये यहाँ पहुंच जाएगा तो उस केस में जो C1 C2 का जो डिस्टेंस है, मतलब इसका सेंटर और इसका सेंटर का डिस्टेंस R1 माइनस R2 हो जाएगा, ठीक है। अभी ये केस ऐसा बन रहा है, इस तरीके का केस बन रहा है ये ऐसा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ये केस लेके चलेंगे। अगर आपको समझ में आया तो बताइए, नहीं आया तो फिर बताइए, आपको हम पूरा फिर से बता देंगे इसको। C1 C2 का डिस्टेंस R1 माइनस R2 से ग्रेटर, R1 प्लस R2 से लेस होना चाहिए, है ना। क्योंकि लेस अगर बोला गया है, C1 C2 का डिस्टेंस R1 प्लस R2 से कम रखना है, तो कितना कम रखना है, मतलब कुछ तो लिमिटेशन होगा ना। तो देखो जीरो तक नहीं जाएंगे, जीरो तक चल जाएंगे इसका मतलब कि सर्कल तो कंसेंट्रिक बन जाएगा, ये सर्कल फिर ऐसा हो जाएगा, कंसेंट्रिक सर्कल बन जाएगा। तो वो नहीं करना है हमको, सर्कल को इंटरसेक्ट कराना है। तो इंटरसेक्शन कराने के लिए हम लोग को ये काम करना पड़ेगा, मतलब R1 माइनस R2 से डिफरेंस से ज़्यादा होना चाहिए। अब देखो C1 C2 के बीच का डिस्टेंस पता कर लो। C1 C2 मतलब हो गया दोनों सर्कल के सेंटर का डिस्टेंस। पहला वाला सर्कल का सेंटर कहाँ पे है, -1 माइनस, 3 और 7 के बीच में रहेगा। हाँ 3 और 7, -1 और -2 इसका सेंटर हो गया, और इस वाले सर्कल का जो सेंटर है वो आ रहा है तुम्हारा -2, ठीक है। तो डिस्टेंस इसका कितना निकल जाएगा, डिस्टेंस निकल जाएगा, देखो हाँ कितना आ रहा है, -2 + 2 0, -2 + 1 कितना बन रहा है ये, मा- कितना -5। डिस्टेंस कितना आ रहा है C1 C2 के बीच का, C1 C2 का डिस्टेंस 5 आ रहा है। 5। 5 लेस देन R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 का मतलब हो गया पहला वाला जो सर्कल है इसका रेडियस को यहाँ R1 लिख लो, और इसका वाला सर्कल का रेडियस कुछ आया है, निकला है यहाँ से, यहाँ रेडियस R2 सेकंड वाले सर्कल का। 2 + 2 ये 4 + 4 -4 2 आएगा, है ना। इसका रेडियस 2 हो गया, इसका रेडियस R लिखा हुआ है, तो वही लिखो यहाँ पे, है ना। दिस इज R + 2, और ये लेस देन R-2 का मॉडुलस, है ना। ये बना यहाँ पे केसेस। अब क्या करें, इसको सॉल्व करेंगे, तो दोनों को एक एक करके सॉल्व कर लो। सॉल्व कैसे करेंगे, पहला R1 + R2 का जो वैल्यू, सॉरी R1 + 2 का जो वैल्यू है ना, पहला इनिक्वालिटी सॉल्व कर रहे हैं R + 2। R + 2 का जो वैल्यू है ये कह रहा है कि ग्रेटर देन 5 लिखा है, मतलब R का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन कितना हो गया, 3, 3 से बड़ा होगा R का वैल्यू। अब इस वाले इनिक्वालिटी को सॉल्व करो, R-2 का मॉडुलस है ना, R-2 का जो मॉडुलस है ये 5 से लेस है। 5 से लेस होने का मतलब है कि अगर नंबर लाइन बनाते हैं और यहाँ पे 0.2 है, तो 2 से 5 यूनिट आगे चलो 7, और 2 से 5 पीछे चलो तो हो जाएगा 2 से 5 जाएंगे पीछे तो हो जाएगा तुम्हारा 3, है ना, -3। तो इसका मतलब ये हो गया कि R का जो वैल्यू है वो आ रहा है तुम्हारा -3 से लेके 7 के बीच में। तो यहाँ से R का वैल्यू आ गया -3 से 7, और ये बोल रहा है R का वैल्यू 3 से बड़ा होना चाहिए। तो अगर हम, हाँ अगर दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो अपने पास इंटरसेक्शन पोर्शन ये मिलेगा, मतलब R का वैल्यू 3 से लेके 7 के बीच में, ठीक है। R लेस देन 7 और ग्रेटर देन 3। ठीक है सानवी, समझी। हाँ हाँ, देखो हम एक बार ना यहाँ पे फटाफट तुम लोग बताना कि कौन कौन सा यहाँ पे क्या क्या केस बन रहा है, देखते हैं एक बार। देखो ये सर्कल और ये सर्कल, ये सर्कल इसको टच कर रहा है, अगर टच करेगा तो C1 C2 से दूरी कितना हो जाएगा, R1 + R2 के बराबर, ठीक है। उसके बाद ये अगर सर्कल, ये सर्कल अगर ऐसा हो जाए, डिस्टेंस बढ़ जाए, उस केस में C1 C2 ग्रेटर देन R1 + R2 हो जाएगा। ये वाला सर्कल अगर मान लो इसके अंदर ऐसे इंटर कर जाए, तो उस केस में इसका केस बनेगा C1 C2 का डिस्टेंस लेस देन R1 + R2 और ग्रेटर देन R1 - R2 का मॉडुलस हो जाएगा। अगर आपको इतना बात समझ में आया तो अब बताइए, अगर मान लो ये इंटर करके सर्कल ऐसे टच कर जाए, उस केस में क्या होगा बताओ। बताओ जी कोई, अगर ऐसा हो जाए,
देखो समझो, ये वाला सर्कल का सेंटर C1 यहाँ है, इस सर्कल का सेंटर C2 यहाँ पे है। यह पहला वाला जो सर्कल है इसका रेडियस तुम्हारा यहाँ से लेके यहाँ तक बना। C2 सर्कल का जो रेडियस है वो यहाँ से यहाँ तक बना, ये है R1 और ये रहा R2। तो सोचो अगर इसको टच कर गया तो C1 C2 का डिस्टेंस कहाँ से कहाँ, C1 और C2 के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R1 माइनस R2 हो जाएगा। तो C1 C2 का जो डिस्टेंस है वो R1 माइनस R2 के बराबर, विथ मॉड लगा देना क्योंकि डिफरेंस है तो पॉजिटिव लेना है आपको। ये हो गया, ठीक है। और अगला केस बनेगा कि अगर ये सर्कल इसको टच कर रहा है लेकिन अंदर में है ना, टच नहीं कर रहा है इसको, अब सर्कल अंदर में आ गया, अगर ऐसा केस बन जाए तो उस केस में C1 C2 का जो वैल्यू है वो लेस देन R1 माइनस R2 हो जाएगा, लेकिन ये ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, जीरो, है ना, जीरो से बड़ा होना चाहिए। और जिस दिन ये सर्कल कंसेंट्रिक बन जाएगा तो सोचो उस केस में दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। तो वहां पे हम लोग लिखेंगे कि C1 C2 का जो डिस्टेंस है वो जीरो के बराबर हो गया। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 केस बनता है, ये ध्यान रखना इसमें, है ना। अगर बोलेगा कि सर्कल एक दूसरे को दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब वो सर्कल अंदर थोड़ा सा कुछ पोर्शन उसका इंटर किया हुआ है ना। और टच कर रहा है, अगर एक्सटर्नल टच कर रहा है तो पहला केस, और अगर इंटरनल टच करेगा तो फिर उस केस में ये वाला कहानी हो जाएगा। ठीक है, चलो ये नहीं, रुक जाओ, पहले इसको बनाने से पहले पहले अभी जो कराया है उसका क्वेश्चन करो। हाँ ये नहीं, ये भी नहीं है, एक सेकेंड, 1 मिनट। पता नहीं, नहीं मिल रहा, चलो अभी पता चल जाएगा। इसको बनाओ पहले। कौन सा वाला बनाऊं? 1 मिनट, ये वाला। देखो इसका, इसमें उसी का यूज़ है ना, अभी बताया था ना वो कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ट्राई करो। अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना, ट्राई करो। क्वेश्चन देख लो बढ़िया से, है ना, ताकि याद हो जाए कि हाँ भाई क्वेश्चन ऐसा भी हम लोग कर रखे हैं एक बार। अब आपको बताते हैं, सुनिए। क्वेश्चन में क्या बोला है, लेट अ सर्कल पासिंग थ्रू 2,0, एक सर्कल है जो 2,0 से पास कर रहा है, ठीक है। हैव इट सेंटर एट द पॉइंट H, K। सर्कल 2,0 से पास कर रहा है और उसका सेंटर H, K पे है, ठीक है। XC YC be the point of intersection of the line 3x plus 5y is equal to 1 and this one is equal to 1। तो पहले काम कर लेते हैं, XC और YC निकाल लेते हैं, वो इंटरसेक्शन पॉइंट बेसिकली। तो अपने पास इक्वेशन है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1, और दूसरा इक्वेशन है 2 प्लस सी टाइम्स एक्स प्लस 5c² y इज इक्वल टू 1। देखो देखा जाए तो दोनों एक्चुअली में है स्ट्रेट लाइन का ही इक्वेशन, और अगर दोनों स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है ना तो हम लोग यहाँ से एक्स वाई निकाल लेंगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकल जाएगा और वही एक्स सी और वाई सी होगा। तो अब ये सॉल्व कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे 5y लिखा है, यहाँ 5c² लिखा है, तो पहला वाले इक्वेशन में c² से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 3c² x 5c² y इज इक्वल टू यहाँ हो गया c का स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 प्लस सी का x प्लस 5c² y इज इक्वल टू 1। दोनों का डिफरेंस करो, तो अगर हम लोग दोनों का डिफरेंस कर लें तो अपने पास ये वाला चीज़ कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस, और ये हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल हो गया। तो 3c² माइनस 2 माइनस सी, और यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल टू c² माइनस 1। तो x का वैल्यू हो जाएगा c² माइनस 1/3c² माइनस सी माइनस 2, ऐसा मिलेगा। चेक करो ऐसा x आ रहा है, इस तरीके से करने से अगर ऐसा x आ रहा है तो
सही है। अब लेकिन इसके बाद क्या करें सर? इसके बाद देखो क्या करना है, x का जो वैल्यू है सी स्क्वायर माइनस वन को c प्लस वन इंटू सी माइनस वन लिख लो, फैक्टराइज कर रहे हैं। नीचे भी देखो फैक्टराइज हो जाएगा, 3 to 6 लिखना है तो यहाँ कर लेते हैं, 3c² माइनस 3c प्लस 2c माइनस 2, 3c कॉमन, c माइनस वन, 2 कॉमन, c माइनस वन, सो c माइनस वन एंड दिस इज 3c प्लस 2, तो हो जाएगा 3c प्लस 2 एंड दिस इज c माइनस वन, ये और ये कैंसिल हो गया, तो x का वैल्यू c प्लस वन बाई 3c प्लस 2 हो गया। लो ये x का वैल्यू आ गया। लेकिन एक मिनट, अब यहाँ देखो x मतलब क्या है, ये x का मतलब है एक्स सी और y का मतलब वाई सी, क्योंकि यही इंटरसेक्शन पॉइंट। अब देखो क्या बोल रहा है, ये h लिमिट x टेंड्स टू सॉरी c टेंड्स टू वन एक्स सी का वैल्यू h के बराबर है, मतलब h इज इक्वल टू लिमिट c टेंड्स टू वन एंड दिस इज एक्स सी यही है आपका, है ना। सो h का वैल्यू हो गया लिमिट c टेंड्स टू वन c प्लस वन बाई 3c प्लस टू, सी का वैल्यू वन बैठा दो, ऊपर 2 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 5, तो h का जो वैल्यू है वो आ गया 2/5 के इक्वल। सिमिलरली y का वैल्यू बताओ, मतलब k का वैल्यू बताओ। तो अगर x का वैल्यू अगर ऐसा आया है तो x का वैल्यू पुट करने से y का वैल्यू निकल जाएगा, तो x का वैल्यू इस इक्वेशन में ला के पुट कर लो। तो अगर 3x के जगह पे हम लोग पुट करेंगे c प्लस वन अपॉन 3c प्लस टू प्लस, हाँ उसको दूसरा इक्वेशन में पुट करना होगा ना, तब ना सी के फॉर्म में आएगा। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, x का जो वैल्यू आया है वो तुम दोनों में से किसी इक्वेशन में पुट करेगा तो तुम्हारा वैल्यू आ जाएगा, और c के ही फॉर्म में तो देखो ला रहे हैं हम। 5y इज इक्वल टू हो गया 1 माइनस 3c, और यहाँ हो जाएगा माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3c प्लस टू, सो 5y इज इक्वल टू हो जाएगा 3c प्लस टू माइनस 3c और माइनस 3 अपॉन 3c प्लस टू, तो यहाँ से 3c कैंसिल हो गया, 5y इज इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 3 माइनस वन बाई 3c प्लस टू, मतलब y का वैल्यू -1/5 एंड दिस इज 3c प्लस टू हो गया। अब यहाँ से c का वैल्यू यहाँ भी वन पुट करना है ना, क्वेश्चन में दिख रहा है, सो k का वैल्यू हो जाएगा -1/5 और 3 प्लस 2 5, तो 25 हो गया, तो -1/25 आया। ठीक है, तो h कॉमा k का जो वैल्यू है वो भी तुम्हारा मिल गया, h और k का वैल्यू आ गया। चलो अब क्या बोला है इसमें ये देख लो, आपसे बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, नहीं बोल रहा है इफ देन द इक्वेशन ऑफ सर्कल। अच्छा, एक सर्कल है जो इस पॉइंट से पास कर रहा है और इसका सेंटर दिया हुआ है h कॉमा के, तो चलो h कॉमा के इसका वैल्यू पता चली गया सर्कल का सेंटर, और इस पॉइंट से पास कर रहा है तो सर्कल का इक्वेशन तो लिख ही सकते हैं हम लोग। सर्कल का सेंटर जो है वो 2/5 और -1/25 मिला, क्योंकि h कॉमा के इज द सर्कल का सेंटर, तो ये है सर्कल जिसका सेंटर मिल गया हम लोग को, और एक 2/5 मिला और दूसरा मिला -1/25, और ये सर्कल किसी पॉइंट से पास कर रहा है, यहाँ रहा पॉइंट, और वो पॉइंट जो है वो है 2,0, 2,0 है ये, सो दिस इज 2,0। तो आप सर्कल का इक्वेशन x माइनस 2/5 का होल स्क्वायर और प्लस y प्लस 1/25 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस हम रेडियस निकाल लेंगे, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 0 माइनस, तो ये बन जाएगा 1/25 का स्क्वायर और प्लस 2 माइनस 2/5, 2 माइनस 2/5 का मतलब हो गया 2 माइनस 2/5 10, मतलब 8/5 है ना, 8/5 का स्क्वायर। और आपको पता है कि इसमें ऐसे भी स्क्वायर रूट, ये डिस्टेंस रूट करेंगे और स्क्वायर करेंगे तो वही रूट हट जाएगा, बस इसको सॉल्व कर लो, सो यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ दैट सर्कल, ये सर्कल का इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो एक बार देख लेना कि कौन सा वैल्यू सॉल्व करके आ रहा है इसमें। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, है ना, कोई क्वेश्चन देख के जरूर छोड़ देगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इसको बनाओ। लेट द, पहला पहला क्वेश्चन पढ़ो तुम लोग खुद से।
बनेगा। देखो, लेट द सेंटर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, 0, 1, 0, let the center of circle passing through the point this and this एंड टचिंग द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 बी एच कॉमा के। अच्छा, मतलब जो सर्कल का जो सेंटर है ना वो एच कॉमा के है, और सर्कल इस दोनों पॉइंट से पास कर रहा है ना, ये इसका मतलब हुआ। अच्छा, सर्कल, जिस सर्कल का यहाँ पे बात हो रहा है टचिंग द सर्कल, इस सर्कल को पहले बना लो, और इस सर्कल का जो सेंटर है वो 0, 0 पे है और रेडियस जो है वो 3 है। तो सर्कल का सेंटर हो गया 0, 0। अब आपसे कह रहा है कि लेट द सेंटर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, 0, मतलब एक सर्कल है जो 0, 0 से पास कर रहा है और 1, 0 से भी पास कर रहा है, एंड टचिंग द सर्कल दिस वन, इस सर्कल को टच कर रहा है। अब सोचो, सर्कल हम लोग कैसा बनाएंगे, जो एक सर्कल बनाना है जो इसको टच कर रहा होगा। अब इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, अब ये मेरे पास एक सर्कल हो गया, ठीक है ये। अब इस सर्कल को हम वैसा ऐसा बनाएंगे, या फिर ये एक तो ये तरीका हो गया, और कि हम लोग ऐसे बनाएंगे, बताओ ये ऐसे बनेगा सर्कल? क्योंकि क्वेश्चन में तो क्लियर बोला है कि सर्कल 0, 0 से पास कर रहा है और इस वाले सर्कल को टच कर रहा है, मतलब वो इंटरनली टच कर रहा होगा इस पॉइंट पे आकर के, यहाँ पे हो गया। अब पॉसिबल वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ एच कॉमा के, मतलब ये जो ऑरेंज कलर का जो सर्कल बना है इसका सेंटर एच कॉमा के बोला है, ठीक है। तो अब जरा बताओ कि अगर सर्कल इंटरनली टच करेगा तो हम लोग अभी क्या कंडीशन पढ़े थे, बताओ। सर्कल टच इंटरनली, व्हाट इज द कंडीशन? C1 C2 का जो डिस्टेंस है वो R1 माइनस R2 के मॉडुलस के बराबर हो जाता है, ठीक है। C1 C2 के बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, ये C1 है और ये C2 है, तो दोनों का डिस्टेंस हो जाएगा h का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर इसका रूट इज इक्वल टू, और R1 माइनस R2, देखो पहला वाला सर्कल का जो रेडियस है ना, बड़ा वाला सर्कल का रेडियस, उसका रेडियस 3 है, माइनस जो छोटा वाला सर्कल है इसका रेडियस कितना हो जाएगा, तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रेडियस हो जाएगा इसका, ये रेडियस है, तो कितना हो गया h का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर, एंड दिस इज विद इन रूट होल मॉडुलस के अंदर। ये बन गया एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर दिया दोनों तरफ, ठीक है। और अभी एक काम कर लो पहले, ठीक है, पहले हम लोग मॉडुलस खोल देते हैं, तो मॉडुलस हटेगा तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो जाएगा। तो पहले अगर हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव लेते हैं, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और इसका रूट और इसका भी रूट, तो इधर आके 2 टाइम्स रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 3 हो गया, स्क्वायरिंग करेंगे तो 4, और ये एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का वैल्यू 9 के बराबर आ गया। देखो यही निकालने बोला है, 4 टाइम्स एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, तो 9 के बराबर आ गया, ठीक है। दूसरा वाला केस लेंगे, माइनस वाला केस, तो उसमें कुछ बनेगा नहीं है ना, वो कांस्टेंट बराबर समथिंग आ जाएगा, तो उसका कोई लॉजिक नहीं बना। तो ये अपने पास आ गया वैल्यू 4 टाइम्स एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 9 के बराबर। हाँ बोलो। ये पॉइंट ये वाला जो अंदर वाला सर्कल है हाँ, वो 1,0 को पे कैसे पास करेगा? 1,0 को कैसे पास करेगा, मतलब ये हुआ कि अगर ये तो कहानी कुछ ऐसा हो गया ना कि सर्कल का एक पॉइंट जो है वो ओरिजिन पे लाई कर रहा है, और दूसरा जो पॉइंट है वो कहीं 1,0 पे है, इसका मतलब हम लोग इसको कैसे बनाया जाए, 1,0 हो सकता है ये वाला पॉइंट 1,0 हो जाए, लेकिन इसी लाइन के ऊपर लाई करना चाहिए ना। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि ये पॉइंट 1,0 होना चाहिए। तो एक तो कंडीशन ये दिख रहा है, और दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, दूसरा पॉसिबिलिटी जो 1,0 से पास कर जाए। हम्म, सर तो हाँ, पॉइंट वो 1,0 से 3 है, पास वो कर 3 है, जाएंगे। वो 3 है ना, हाँ। वो तो 3 है ना, वो 3 है, ठीक है ठीक है। 1,0 से पास अगर कराना है तो 1,0 का मतलब क्या हो गया, एक्स का वैल्यू 1 और वाई का वैल्यू 0, ठीक है। डायग्राम सोचना पड़ेगा उसका कुछ ऐसा, मान लो अगर यहाँ से 0,0 से पास कर रहा है तो ऐसा भी तो हो सकता है। लो हो गया।
देखो सर्कल कहाँ से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है, और हो सकता है 1,0 यहाँ आ जाए। समझी? हाँ सर। चलो इसको ट्राई करो। अच्छा 3-4 क्वेश्चन है, तुम लोग इसको होमवर्क करो ना, टाइम हो गया। देखो ये एक क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लो इसका, और जो स्क्रीनशॉट लेता है तुम लोग बनाया करो, बनाता नहीं है सब, और फिर वही क्वेश्चन आता है पेपर में, होता नहीं है सॉल्व। ये लो, डन। ये लो, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा बताओ तो, देख के समझ में आ रहा है कि इसको क्या करना होगा, बताओ जल्दी से फटाफट। हिंट कर दे रहे हैं इस क्वेश्चन में, बताइए। तो वही इमेज निकालना होगा ना, हाँ इमेज निकाल के, और फिर आउटपुट कर देना। हाँ इमेज निकाल दो, इस पॉइंट पे इस सर्कल पे लाके पुट कर दो, आर का वैल्यू निकल के आ जाएगा। गुड। लो इसको देखो, स्क्रीनशॉट लो। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, है ना। एक क्लास और लेंगे सर्कल का तो उसमें डिस्कस करेंगे, छोड़ दो, स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है ना। ये 2-3 क्वेश्चन है, इसको कर लेना, बाकी और क्वेश्चन आगे क्लास में करवाएंगे। तो चलिए फिर आप लोग पढ़िए, है ना।